नमस्कार एमारियंस, कैसे हो आप सब लोग। आज हम क्लास 12 की मेजर डिजीज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में से करने वाले हैं कैंसर। तो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड मेक योर अचीवमेंट्स रियल। हम बात करते हैं हमारी बॉडी में। आप लोगों ने एक प्रोसेस का नाम सुना होगा जिसे हम बोलते हैं सेल डिवीज़न। क्या बोला जाता है उस प्रोसेस को? सेल डिवीज़न। अब आप लोग बोलोगे दीदी सेल डिवीज़न तो नॉर्मल चीज़ है। सेल डिवीज़न का मतलब होता है सेल का डिवाइड करना। ये सेल कब कब डिवाइड करता है? सेल डिवाइड करने की ज़रूरत हमें सबसे ज़्यादा तब होती है जब हमारी बॉडी के पुराने सेल्स की डेड हो जाए और हमें न्यू सेल्स का फॉर्मेशन करना पड़े। ठीक है, लेकिन कभी कभी ये सेल डिवीज़न का प्रोसेस हमारे लिए इतना ज़्यादा खतरनाक हो जाता है जो एक बहुत बड़ी डिजीज़ का रूप ले लेता है जिसे हम बोलते हैं कैंसर। सेल डिवीज़न, वैसे आप लोग जानते हो कि एक नॉर्मल सेल जब होता है वो क्या करता है? डिवाइड करेगा, डिवाइड करेगा, डिवाइड करेगा। ठीक है, ये नॉर्मल सेल्स था, इसने डिवाइड करा, 3 और 4 और न्यू सेल बना दिए और इसके बगल में पहले से स्थित पुराने सेल भी थे कांटेक्ट में। तो देखो क्या होता है, जब कोई एक सेल नॉर्मल तरीके से डिवाइड करता है तो वो अपनी डिवीज़न को स्टॉप कर देता है जब उसके न्यू सेल्स पुराने सेल्स के कांटेक्ट में आते हैं। यानी कि इस चीज़ को बोलते हैं कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का मतलब है जब कोई सेल डिवाइड करे और डिवाइड तब तक करे कि जब तक उसके न्यू सेल्स का कॉन्टैक्ट पुराने सेल से ना हो जाए। जैसे ये न्यू सेल जो फॉर्म हुए वो पुराने सेल के कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे, उसका सेल डिवीज़न रुक जाएगा। लेकिन जब यही सेल डिवीज़न ना रुक कर कंटिन्यूसली ग्रोथ करता जाए करता जाए करता जाए करता जाए करता जाए तो ये क्या करेगा? एक मास ऑफ सेल फॉर्म कर लेगा, एक गट्ठर फॉर्म कर लेगा सेल्स का, जिसे हम बोलते हैं ट्यूमर। जिसे हम क्या नाम देते हैं? मास ऑफ सेल को ट्यूमर, या फिर इसे बोलते हैं नियोप्लाज्म। तो समझ में आ गया कैंसर का फॉर्मेशन। नॉर्मल सेल डिवीज़न से कैंसर का फॉर्मेशन कैसे होता है कि जब कोई नॉर्मल सेल जब डिवाइड करे और अनकंट्रोल्ड वे में करे और मास ऑफ सेल का फॉर्मेशन कर दे तो इस चीज़ को हम बोलते हैं ट्यूमर या नियोप्लाज्म। और यही चीज़ क्या कहलाती है? कैंसर। तो कैंसर की डेफिनेशन आप कैसे लिखोगे? अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स, सेल का अनकंट्रोल ग्रोथ होना एंड मास ऑफ फॉर्मेशन कर देना, यही चीज़ क्या कहलाती है? कैंसर। अब बात करेंगे हम, आपको ये चीज़ याद रखना कॉन्टैक्ट इनहिबिशन क्या होता है। तो कोई बात करेगा प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैंसर सेल की, कोई सेल जो कैंसर बन चुका है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एक नॉर्मल सेल के अकॉर्डिंग आप कैंसर सेल को कैसे डिफाइन करोगे, कैसे क्या क्या प्रॉपर्टीज़ बताओगे जो नॉर्मल सेल से उसके अंदर डिफरेंट होंगी। तो सबसे पहली बात तो मैंने आपको बताया कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन सिर्फ नॉर्मल सेल्स में देखा जाएगा जो कि अपनी डिवीज़न को पुराने सेल के कॉन्टैक्ट में आके रोक देंगे, बट कैंसरस सेल में ऐसा नहीं होता। वो क्या करेंगे? जब एक बार डिवाइड करेंगे तो वो डिवाइड करते जाएंगे और मास ऑफ सेल का फॉर्मेशन कर देंगे। दूसरी बात करते हैं, ये लोग एक फैक्टर रिलीज करते हैं जिसे हम बोलते हैं ट्यूमर एंजियोजेनेसिस ग्रोथ फैक्टर। ट्यूमर एंजियोजेनेसिस ग्रोथ फैक्टर जिसे हम बोलते हैं TAF, ट्यूमर एंजियोजेनेसिस ग्रोथ फैक्टर। इसका मतलब क्या होता है? एंजियोजेनेसिस का मतलब आप जानते हो ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन होना, ब्लड वेसल का फॉर्मेशन, यानी कि वीन्स, कैपिलरीज, आर्टरीज का बनना। तो देखो जब हमारी बॉडी में नॉर्मल सेल डिवीज़न होगा तो वो नॉर्मल वे में हमारे न्यूट्रिएंट्स लेंगे क्योंकि हम लेते ही न्यूट्रिएंट्स नॉर्मल वे में। लेकिन जब क्या हो हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा अमाउंट में सेल बढ़ जाएंगे तो उन्हें एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये कैंसर सेल क्या करते हैं? आसपास मौजूद नॉर्मल सेल से अपना न्यूट्रिशन खींचते हैं और साथ में ही आसपास जो प्रेजेंट ब्लड वेसल्स है उससे अपना न्यूट्रिशन खींचते हैं। तो इससे क्या होगा? हम खाना तो नॉर्मल वे में खा रहे हैं लेकिन वह सारे खाने का न्यूट्रिशन हमारे नॉर्मल सेल को ना मिलकर कौन खींच लेता है? कैंसरस सेल, जिसकी वजह से हमें लेथार्जी, वीकनेस फील होता है। अब बात करते हैं कि कैंसर सेल कॉन्टैक्ट इनहिबिशन
न्यूट्रिशन नहीं दिखाते, TAF रिलीज करते हैं। TAF का मतलब होता है एक ऐसा सब्सटेंस जो कि क्या करवाएगा, कैंसर सेल के आसपास ब्लड वेसल का फॉर्मेशन। भाई ज़्यादा से नंबर ऑफ सेल है तो उन्हें ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत है, ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत है तो ज़्यादा ब्लड वेसल्स का ये फॉर्मेशन करते हैं अपने पास, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन इनके पास आ सके। इसलिए क्या रिलीज करते हैं ये, ट्यूमर एंजियोजेनेसिस ग्रोथ फैक्टर, यानी कि वो फैक्टर जो ट्यूमर के लिए ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन करता है, ब्लड वेसल के फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरी प्रॉपर्टी की कैंसर सेल की। तो कैंसर सेल की तीसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि ये लोग एपोप्टोसिस शो नहीं करते हैं। एपोप्टोसिस का मतलब होता है वह प्रोसेस जिसके अंदर एक सेल खुद से ही डेट होता है ताकि उसका न्यू फॉर्मेशन हो सके। जैसे कि हम बात करें आरबीसी की, एक आरबीसी एक रेड ब्लड सेल 120 दिन बाद डेट हो जाता है, फिर उसके बाद उसका न्यू फॉर्मेशन होता है। लेकिन कैंसर सेल अमर होते हैं, यानी कि मास ऑफ ट्यूमर कभी घटता ही नहीं है, जब बल्कि बढ़ता हुआ जाता है। जैसे समझे आरबीसी का लाइफ स्पैन होता है 120 दिन का, तो आरबीसी 120 दिन बाद डेथ हो जाएगी, उसके बाद न्यू फॉर्मेशन होगा। लेकिन ये चीज़ कौन नहीं दिखाते, कैंसर सेल वो अमर हैं, वो मरते नहीं हैं और मास ऑफ सेल के फॉर्म में ही हमेशा रहते हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो आप लोगों को ये तीनों प्रॉपर्टी क्लियर हो गई कि कैंसर सेल में क्या होता है, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन नहीं देखा जाता, TAF वो लोग रिलीज करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन हो, और एपोप्टोसिस नहीं करते जिसकी वजह से उनकी डेथ नहीं होती सेल्स की। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कैंसर की कि कैंसर कितने टाइप्स के होते हैं। अब पढ़ते हैं हम टाइप्स ऑफ कैंसर। तो मेजरली कैंसर हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है बेनाइन ट्यूमर, एक होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। देखो बेनाइन ट्यूमर होता है जैसे मसा होता है लोगों का, तो वो एक प्रकार का कैंसर ही है, ट्यूमर ही है, लेकिन वो हमारे लिए क्या होता है, इतना ज़्यादा खतरनाक नहीं होता, क्योंकि स्टे एट वन लोकेशन, क्योंकि वो जहाँ पे होता है वो सिर्फ एक ही लोकेशन पर डटा रहता है पूरी लाइफ टाइम। लेकिन कुछ ट्यूमर कैसे होते हैं, कुछ मास ऑफ सेल क्या करता है कि स्प्रेड्स टू अदर पार्ट ऑफ बॉडी, कि जैसे कि लिवर में मास ऑफ सेल बना और वो जाके फिर बॉडी के अदर पार्ट जैसे कि स्टमक में, हमारे ब्रेन में, हमारे ब्रेस्ट में, लंग्स में, इन तरह की अदर पार्ट्स में, अदर ऑर्गन्स पे क्या कर जाता है, एंटर कर जाता है। और कैंसर सेल का थोड़ा सा भी एक सेल इधर से उधर हुआ, वहीं पे क्या बना लेते हैं ये लोग, पूरा का पूरा जत्था बना लेते हैं, सेल्स का ग्रुप बना लेते हैं, और वहाँ से फिर दोबारा कैंसर सेल की शुरुआत हो जाती है। यानी कि मैलिग्नेंट ट्यूमर सबसे ज़्यादा खतरनाक ट्यूमर है, सबसे ज़्यादा खतरनाक कैंसर है, क्योंकि यहाँ पे अगर एक लोकेशन पर कैंसर शुरू हो रहा है तो उसके सेल्स पूरी बॉडी में फैल के अलग अलग पोजीशंस पे क्या कर देते हैं, कैंसर क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, और बेनाइन ट्यूमर में क्या होता है कि स्टे एट वन लोकेशन, वो सिर्फ एक ही पोजीशन पे रहते हैं, इसलिए बेनाइन ट्यूमर को ट्रीट करना ईजी है, क्योंकि इसे हम सीधे सर्जरी से रिमूव कर सकते हैं। एक जगह पर सर्जरी करनी है, ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा, आप एक जगह सर्जरी करने बैठोगे, थोड़ा सा भी सेल इधर से उधर हुआ, यहाँ सर्जरी, कितनी सर्जरी करवाओगे। इसलिए जो मैलिग्नेंट ट्यूमर वाला कैंसर होता है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। तो आपको बेनाइन और मैलिग्नेंट आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जो कैंसर होता है वो कौन से वाले उससे होता है, लेयर से, कौन से वाले टिश्यू में होता है हमारी बॉडी के। तो सबसे ज़्यादा यानी कि 85% जो कैंसर होता है वो एक्टोडर्मल टिश्यूज में होता है, एक्टोडर्मल टिश्यू में, जो एक्टोडर्म जर्म लेयर से जो टिश्यू बनता है उसमें होता है। और एक्टोडर्म में होने वाले टिश्यू का कैंसर क्या कहलाता है, कार्सिनोमा। क्या कहलाएगा, कार्सिनोमा। जैसे कि एग्जाम्पल लें, लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेन कैंसर, ईसोफेगस कैंसर। यानी कि ये सारे टाइप के कैंसर जब होते हैं तो ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं, कार्सिनोमा कैंसर की कैटेगरी में आते हैं। और कार्सिनोमा कैंसर का मतलब होता है वो कैंसर जो किस टिश्यू में हो रहे हैं, जो एक्टोडर्मल से बने हैं। अब बात करते हैं एक टाइप ऑफ कैंसर और है जिसे हम बोलते हैं सार्कोमा कैंसर। सार्कोमा का मतलब क्या होता है, सार्कोमा, सार्कोलेमा। तो सार्को वर्ड होता है मसल से रिलेटेड, यार, और मसल कौन से टिश्यू से बनती है, मीजोडर्मल जर्म लेयर से, मीजोडर्मल
मेसोडर्मल अराइज टिश्यू। ये मेसोडर्मल जो टिश्यू बनता है ना, मेसोडर्मल से जो टिश्यू बनता है उससे जो कैंसर होता है उसे हम बोलते हैं सार्कोमा। तो इसमें आता है हमारा मसल कैंसर। तो इसमें आता है हमारा मसल कैंसर। और बात करें, हमारे ब्लड कैंसर भी होता है जिसे हम बोलते हैं ल्यूकेमिया। ब्लड कैंसर का एक नाम होता है जिसे हम बोलते हैं बायोमे ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया का मतलब होता है कि ब्लड के अंदर, भाई कैंसर का मतलब क्या होता है, अनकंट्रोल ग्रोथ, यानी कि सेल का नंबर बढ़ रहा है। तो ब्लड के अंदर तो बहुत सारे टाइप के सेल है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। तो ब्लड कैंसर में कौन से टाइप का सेल बढ़ता है, तो ल्यूकेमिया से आपको लिम्फोसाइट्स याद आ रहे हैं, यानी कि वाइट ब्लड सेल का नंबर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा। तो वो किसका रूप ले लेता है, ब्लड कैंसर का। कैंसर का मतलब यही है कि अनकंट्रोल ग्रोथ हो जाना नंबर ऑफ सेल्स की, ज़्यादा नंबर में अनकंट्रोल वे में सेल का नंबर बढ़ जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कॉजेज ऑफ कैंसर की, कि कैंसर कैसे कॉज होता है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से कैंसर हो सकता है। अब बात करते हैं कॉजेज ऑफ कैंसर की। तो इसमें आता है हमारा फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल एजेंट्स। देखो फिजिकल में एजेंट्स, फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड केमिकल एजेंट्स। वो एजेंट्स जो कैंसर करते हैं उन्हें हम बोलते हैं कार्सिनोजन। क्या बोलते हैं, जैसे एलर्जी को कॉज करने वाला एलर्जेंस कहलाता है, ऐसे ही कैंसर को कॉज करने वाले ये सब क्या कहलाएंगे, कार्सिनोजेंस, जो आगे जाके क्या करेंगे, कैंसर क्रिएट करेंगे। देखो सबसे पहले आता है इसमें फिजिकल। फिजिकल का मतलब है जैसे कि बहुत ज़्यादा लंबे समय तक किसी चीज़ से एक्सपोज होना, बहुत ज़्यादा सनलाइट से एक्सपोज रहोगे, स्किन कैंसर हो जाएगा आपको। और क्या हो जाएगा कि आपका कोई, हमारे बॉडी के अंदर जो सेल हैं उनके डीएनए में कैंसर वाला जीन भी होता है जो कि ऑफ रहता है, लेकिन आप लोग कुछ ऐसा एजेंट दे रहे हो फिजिकली जिसकी वजह से वो जो शांत बैठा हुआ डीएनए का जीन है जो आगे जाके कैंसर बन सकता है, वो क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है, ऑन हो जाता है। जैसे हम बोलते हैं प्रोटो ऑन्को जीन। कैंसर की स्टडी ऑन्कोलॉजी कहलाती है और जो इसे ट्रीट करता है उस डॉक्टर को ऑन्कोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है, तो प्रोटो ऑन्कोजीन्स, प्रोटो का मतलब है आगे जाके, ऑन्कोजीन मतलब कैंसर वाला जीन आगे जाके ऑन्कोजीन में बदल जाएगा, जो कि इसका मतलब है एक्टिवेट हो जाएगा। अभी ये ऑफ है, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। कब, जब आप कोई ऐसा एजेंट से इसे ट्रीट कर रहे हो या फिर एक्सपोज कर रहे हो सनलाइट में ज़्यादा समय तक, तो जीन क्या होता है, ऑफ से ऑन हो जाता है और हमारी बॉडी में स्थित जो कैंसर वाला जीन है वो ऑफ से क्या हो जाएगा, ऑन, और खुद से क्या हो जाएगा, हमें कैंसर। तो समझ में आ गया, प्रोटो ऑन्कोजीन का ऑन्कोजीन में बदलना हमें क्या कर सकता है, कैंसर कर सकता है। दूसरा हम बात करें ऑन्कोजेनिक वायरस की। ऑन्कोजेनिक वायरस यानी कि वो वायरस, कुछ वायरस ऐसे भी होते हैं जिनके पास पहले से ही क्या होता है, ऑन्कोजेनिक वायरस प्रेजेंट ऑन्कोजीन, जिनके पास पहले से ही ऑन्कोजीन होता है, वो हमारी बॉडी में अपना ऑन्कोजीन वाला जीन हमारे अंदर डाल देते हैं, जिसकी वजह से हमें क्या हो जाता है, कैंसर। यानी कि कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिनके पास पहले से ही ऑन्कोजीन होता है और वो हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं, जिसकी वजह से ऑन्कोजीन हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है। फिर बात करते हैं फिजिकल एजेंट, उसकी केमिकल एजेंट्स वगैरह की। तो देखो उसकी फिजिकल एजेंट्स में और क्या क्या जाता है, जैसे हमारा बीटल चुइंग, जो पान चबाते रहते हैं, जो टोबैको चुइंग करते हैं, जो स्मोकिंग करते हैं, ये चीज़ें भी क्या करती हैं, आपको फिजिकली कैंसर देती हैं। जैसे कि बीटल चुइंग और स्मोकिंग से आपको लंग्स कैंसर हो जाएगा, बीटल चुइंग, टोबैको चुइंग से आपको माउथ कैंसर हो जाएगा। ये जो सारी चीज़ें हैं वो फिजिकल एजेंट्स के अंदर आएंगी। ठीक है, प्रोटो ऑन्कोजीन का ऑन्कोजीन में होना, बीटल चुइंग, स्मोकिंग, ये सब का होना, और ऑन्कोजेनिक्स वायरस को ये हम बात डाल देंगे बायोलॉजिकल, क्योंकि भाई वायरस बायोलॉजिकल है, तो बायोलॉजिकल एजेंट में। अब बात करते हैं लास्ट केमिकल की। तो केमिकल में आते हैं हमारे टू टाइप्स की रेज, आयोनाइजिंग एंड नॉन आयोनाइजिंग रेज। जैसे कि आयोनाइजिंग एंड नॉन आयोनाइजिंग।
इसमें जैसे कि हमारी गामा रे, एक्स रे और इसमें आएगा यूवी रे। हाँ, तो अब हम बात करें केमिकल एजेंट्स की। तो केमिकल एजेंट्स में आते हैं हमारे आयोनाइजिंग रे एंड नॉन आयोनाइजिंग रे। आयोनाइजिंग रे जैसे कि गामा रे, एक्स रे। आप अगर लंबे समय तक कोई होता है ना एक्सरे करवाता रहता है तो एक्स रेज भी कैंसर को कॉज करती हैं और गामा रेज भी। और नॉन आयोनाइजिंग की बात करें, यानी कि मैंने अभी बोला था सनलाइट में जो ज़्यादा समय तक एक्सपोजर रहता है तो वहाँ से क्या आती है सनलाइट से, यूवी रेज। वो यूवी रेज क्या करती हैं, कैंसर कॉज करती हैं। तो आपको सारे कार्सिनोजेन समझ में आ गए, फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड केमिकल। अब बात करेंगे कि हम कैंसर का डिटेक्शन कैसे करें, हमें कैसे पता लगाएं कि बॉडी में कैंसर हो चुका है। अब बात करते हैं हम डिटेक्शन ऑफ कैंसर के। किसी पर्सन की बॉडी में हम कैंसर को कैसे डिटेक्ट करें। जैसे कि किसी पर्सन को लग रहा है कि शायद मुझे कैंसर हो गया है या कुछ ऐसे सिम्टम्स आ रहे हो कि उसे ये फील हो रहा है कि कैंसर तो नहीं है, तो वो ये सॉर्ट आउट करने के लिए, कंफर्म करने के लिए डॉक्टर के पास जाएगा। तो डॉक्टर डिटेक्ट कैसे करेगा उसकी बॉडी में कि हाँ ये सही है कि नहीं है, उसे है भी कि नहीं है। तो क्या करेगा, वो जहाँ पर उसे गांठ दिख रही है, मास ऑफ सेल दिख रहा है, वो वहाँ से क्या करेगा, थोड़ा सा टुकड़ा लेगा सर्जरी के थ्रू, वहाँ से क्या लेगा, थोड़ा सा छोटा सा टुकड़ा लेगा उस टिश्यू का वहाँ से और डिटेक्शन होगा उसका। तो बायोप्सी का मतलब होता है हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी, यानी कि टिश्यू की स्टडी करना। उसमें डायरेक्ट में देखें हम, मैं बताऊँ तो इसमें क्या करते हैं, नंबर ऑफ सेल चेक होते हैं। नंबर ऑफ सेल, उस पार्ट के एरिया के टुकड़े में नंबर ऑफ सेल चेक होते हैं। अगर अनकंट्रोल नंबर ऑफ सेल दिख रहे हैं आपको बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पे क्या हो चुका है, कैंसर होने के चांसेस हैं, यानी कि कैंसर है। फिर बात करते हैं 3D इमेज की, जहाँ पे हमारी बॉडी की 3D इमेज बनती है, जिसमें आते हैं हमारे कंप्यूटेड टोमोग्राफी एंड MRI, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, यानी कि CT और MRI करवा कर भी आप पता लगा सकते हो कैंसर का। लेकिन इनमें से बेस्ट माना जाता है किसको, MRI को। क्यों, क्योंकि CT स्कैन में हम यूज़ करते हैं एक्सरेज को, और एक्सरेज तो एक प्रकार का कार्सिनोजन है, जो मैंने अभी बताया, आयोनाइजिंग कार्सिनोजन है, जिसकी वजह से क्या होगा, कैंसर हो सकता है। तो CT स्कैन से बेटर कौन माना जाता है, MRI, क्योंकि इसमें सिर्फ मैग्नेटिक रेज को यूज़ करते हैं हम। ब्लड टेस्ट करवा सकते हो, बोन मेरो टेस्ट करवा सकते हो। बोन मेरो जहाँ पे ब्लड सेल फॉर्मेशन होता है, जहाँ पे अगर अनकंट्रोल वे में ब्लड सेल का फॉर्मेशन होगा तो आप ये पता लगा सकते हो कि कैंसर है। एंटीबॉडी अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन, आप जानते हो हमारी बॉडी में जब कोई भी डिजीज़ होती है तो उसके विरुद्ध में हम लोग क्या बनाते हैं, एंटीबॉडी। तो कैंसर के अगेंस्ट बनने वाली जो एंटीजन होती है वो होती है हर्सेप्टिन। यदि किसी की बॉडी में हर्सेप्टिन मिल रहा है तो यानी कि इसका मतलब वो किस लिए बना होगा, कैंसर सेल के अगेंस्ट बना होगा। तो ये चेक कर भी हम पता लगा सकते हैं कि पर्सन को कैंसर है कि नहीं। अब बात करते हैं हम, जिसका इंतजार था कि कैंसर हो चुका है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करें। बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर की। तो सबसे पहले आता है इसमें हमारा सर्जरी। सबसे पहले आमतौर पे क्या करते हैं डॉक्टर लोग, सर्जरी करते हैं कि एक ही बार में सर्जरी करो तो वो क्या हो जाए, चला जाए। लेकिन क्या होता है, मैलिग्नेंट टाइप के ट्यूमर में सर्जरी करने पर कहीं इधर उधर सेल हो जाता है, कैंसर सेल, जिसकी वजह से बॉडी के अदर पार्ट्स में कैंसर फैल जाता है। तो सर्जरी के साथ साथ आप खाली सर्जरी भी कर सकते हो, लेकिन सर्जरी के साथ साथ जब कंडीशन ज़्यादा खतरनाक हो जाती है, जैसे 3rd-4th स्टेज का कैंसर हो जाता है, तो सर्जरी के साथ साथ हम कीमो भी दे देते हैं, रेडियोथेरेपी भी दे देते हैं। रेडियोथेरेपी का मतलब होता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को एक्सपोजर कराते हैं बॉडी के सामने, जैसे कि कोबाल्ट-60, रेडॉन, इस टाइप के रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को हम क्या करवाते हैं, बॉडी को देते हैं, ताकि उनके रेडिएशन से, स्ट्रॉन्ग रेडिएशन से जो कैंसर सेल है वो किल हो सके। बात करते हैं सेकेंड हम कीमोथेरेपी की। तो कीमोथेरेपी का मतलब होता है हम कुछ बॉडी को ऐसे ड्रग्स देते हैं जिसकी वजह से कैंसर सेल को ट्रीट किया जा सके। तो कीमोथेरेपी, ये थेरेपी भी अकेले भी दी जा सकती है और साथ में सर्जरी के साथ भी दी जा सकती है, ठीक है, कीमोथेरेपी। अब बात करते हैं एक लास्ट, सर्जरी हो गया, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी। अब बात करते हैं बायोलॉजिकल इम्यून बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर। इसमें आता है हमारा अल्फा इंटरफेरॉन। ये ऐसे टाइप का सब्सटेंस है जो कि क्या करता है, अगर किसी सेल को कैंसर हो जाए ना तो वो बगल वाले सेल को कैंसर होने से बचाता है। यानी कि जो कैंसर सेल होता है
वो कुछ सब्सटेंस रिलीज करता है जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है ताकि बाकी सेल्स को कैंसर ना हो पाए। लेकिन ये भी कुछ हद तक कर सकता है, लेकिन जब ज़्यादा अनकंट्रोल हो जाता है तब हम क्या करते हैं, सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी देते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि पड़ोस में कोई कार लेकर आए तो लोग कैसे चिढ़ने लग जाते हैं कि कोई साथ नहीं देता। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है कि अगर समझो ये सेल है, अगर पहले वाले सेल को कैंसर का इन्फेक्शन हो चुका है तो वो बाकी बचे 2 सेल्स को बचाने की कोशिश करेगा। यानी कि यहाँ पर कितना अच्छा पड़ोसी वाला एग्जाम्पल समझाया जा रहा है कि पड़ोसी कैसे होते हैं, कि वो अपने पड़ोस वाले सेल को कैंसर होने से बचाएगा, क्योंकि जिस सेल को कैंसर हो जाता है वो रिलीज करता है अल्फा इंटरफेरॉन, और ये वो सब्सटेंस है जो बाकी बचे सेल्स को कैंसर होने से बचाता है। तो ये भी हमारी बॉडी भी बता रही है कि हमें मिलजुल के रहना चाहिए। अब बात करते हैं, मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, क्या कैंसर एक ऐसी डिजीज़ है जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक फैलती है? क्या हम कैंसर वाले पर्सन के साथ खाना खा सकते हैं, उसे हग कर सकते हैं या किस कर सकते हैं, या उसके साथ बातचीत कर सकते हैं, हैंडशेक कर सकते हैं? तो सोच के बताओ। तो ऐसा बिल्कुल सकते हो। क्यों? क्योंकि कैंसर एक प्रकार की नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है। ये हमारी बॉडी के अंदर होने वाली डिजीज़ है। ये डिजीज़ एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक नहीं पहुंचती खाने पीने के द्वारा या टच के द्वारा। ठीक है, तो ये गलत फहमी को दूर करो। जिनको कैंसर है, कैंसर पेशेंट है, उन्हें अपनी लाइफ से, अपने घर से अलग मत करो, उन्हें थोड़ा पेशेंस दो, उनके साथ रहो, उनकी हेल्प करो। आज का लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं, और अगर आपको कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन द चैट सेक्शन। बाय बाय एम आर्यंस, टेक केयर।